Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. वी गोना टॉक अबाउट कार्बन डेटिंग. ना कार्बन डेटिंग एज सच साइंस एंड टेक में आप एक टॉपिक के तौर पे पढ़ते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ना इसका कॉन्टेक्स्ट जानना भी ज़रूरी है दैट वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बन डेटिंग. तो इस इशू का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो इट कम्स फ्रॉम ज्ञान वापी मॉस्क. यस, आई थिंक कुछ 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले ज्ञान वापी मॉस्क का इशू काफ़ी रेज हुआ था. दिस इज़ अ मॉस्क इन वाराणसी एंड उस टाइम पे हमने इस इशू को डिस्कस किया था रिगार्डिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तब हम इसे पॉलिटी एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप के हिसाब से इसे हम देख रहे थे. आज हम इसका जो साइंस एंड टेक वाला पर्सपेक्टिव है वो देखने वाले हैं. द रीज़न बीइंग वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है दैट जो भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी ज्ञानवापी मॉस्क के प्रोमाइसिस के अंदर जितने भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स मिले हैं उन सब की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नोटिस निकाला है. तो अब 2 पर्सपेक्टिव है यहाँ से. एक तो ये कि हम जो आज से 1.5-2 महीना पहले कर चुके हैं ज्ञानवापी मॉस्क का पूरा इशू, क्या डिस्प्यूट है, वो आप प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इन दिस वीडियो इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग. क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी. सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं. इस मेथड से हमारे पास बेसिकली कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसकी एज डिटर्मिनेशन की जाती है. एंड इस एज डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पे की जाती है? तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डिके टू द नाइट्रोजन ऑफ रेडियो कार्बन. हमारे पास कार्बन 14 जो स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है उसकी डिके किस रेट पे हो रही है? द डिके टू नाइट्रोजन ऑफ द रेडियो कार्बन 14, इसके बेसिस पे एज डिटर्मिनेशन की जाती है. तो पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट हो गई कि रेडियो डेटिंग, कार्बन डेटिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिके टू नाइट्रोजन ऑफ द रेडियो कार्बन. ये मेथड अमेरिकन फिजिसिस्ट विलर्ड एफ लिबी ने डेवलप की थी इन अबाउट 1946. यहाँ पे जो कार्बन 14 है ये रेडियो कार्बन है, रेडियो एक्टिव है ना. ये कहाँ से आया? क्वेश्चन आता है मन में कि अरे भाई कोई हमें चीज़ मिली है, कोई स्ट्रक्चर है, उसमें रेडियो कार्बन क्यों यूज़ किया गया है? तो इस चीज़ को समझें कि जो कार्बन 14 है ये नेचर में कंटिन्यूसली इसकी फॉर्मेशन होती रहती है. जब सोलर रेडिएशंस जो हमारे पास आती हैं उस दौरान जब कुछ न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन 14 के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब हमारे पास कार्बन 14 कंटिन्यूसली बन जाता है. लेकिन हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है. जो कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं वहाँ से आने वाले न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन 14 के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 14. सो इसी चीज़ को यूज़ करके रेडियो डेटिंग की जाएगी, कार्बन डेटिंग की जाएगी. किस तरह? अब हमने ये देखा, अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे भी कि हमारे पास जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं वहाँ से न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं एंड कार्बन 14 इज़ कंटिन्यूसली बीइंग फॉर्म. तो ये जो रेडियो कार्बन है ये हमारे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें रेडियो कार्बन प्रेजेंट होती है एंड देन इट विल एंटर द बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल. बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल क्या है? सिंपल कार्बन साइकिल. लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स हियर. आपके ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के दौरान एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे. तो जो रेडियो कार्बन थी वो आपके ग्रीन प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली. अब उस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया,
इट हैज़ नाउ पास टू दैट एनिमल, ग्लूकोज मिलेगा, स्टार्च खाया, अल्टीमेटली बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज हैव C6H12NO6, वी नो दैट। तो कार्बन अब वो एनिमल में चला गया, उस एनिमल को किसी और ने खाया, उसे किसी और ने खाया, तो पूरी फूड चेन के अंदर जो रेडियो कार्बन है वो पहुंच जाता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो क्योंकि रेडियो कार्बन की फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में नेचुरली होती रहती है और ये बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में एंटर होता है, तो ये सारी ही फूड चेन का हिस्सा होता है। अभी जो रेडियो कार्बन है, जब हम इसका डिके देखते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ही स्लोली डिके होता है एंड व्हेन वी लुक एट द अमाउंट लॉस्ट, दैट इज कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड। क्योंकि एक बार अगर कार्बन आ गया, हमने एक बार तो फूड खाना नहीं है, हम बार बार फूड खा रहे हैं। अच्छा, एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो एयर में भी रेडियो कार्बन है, जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी रेडियो कार्बन है। तो कंटिन्यूसली, इससे पहले कि वो बॉडी से रिप्लेनिश हो, हम उतना ही और उसका इनटेक करते रहते हैं। इसीलिए जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, उस टाइम के बाद वो और कार्बन 14 एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो डेथ के बाद एक ऐसा स्टेज आती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन 14 इज़ नाउ डन। अब क्या होगा कि जो भी रेडियो कार्बन टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब्ड है, उसकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी शुरू होगी। तो इसी चीज़ के बेसिस पे कि कितनी अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है, उसके हिसाब से एज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाता है, एज को एस्टिमेट किया जाता है ना। जो हमने अभी तक बात की वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हमारे पास जो कॉस्मिक रेज सन से आती हैं, इन कॉस्मिक रेज के अंदर हमारे पास दे कोलाइड विद द अपर एटमॉस्फेयर एंड दे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन 14 के साथ मिलकर दे अल्टीमेटली प्रोड्यूस द रेडियो कार्बन 14 एंड अ प्रोटॉन। और ये जो रेडियो कार्बन है, दिस विल एंटर इनटू दी बायोलॉजिकल साइकिल। आपके इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, इसको इस काऊ ने खाया, अल्टीमेटली आगे भी जा सकता है। बट मान लो कि हमें इस काऊ का फॉसिल मिला है, ये काऊ की डेथ हो गई और हमें इसका फॉसिल मिला है, तो इसके फॉसिल में भी क्या प्रेजेंट होगा? रेडियो कार्बन प्रेजेंट होगा। जब तक तो काऊ अलाइव थी वो और रेडियो कार्बन लेती जा रही थी, लेकिन इसकी डेथ के बाद अब इसने एब्जॉर्प्शन बंद कर दी है। नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल रिलीज, जो डिके है वो शुरू हो जाएगा। अब इसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है कार्बन 14 का, वो हमें बताएगा कि किस लेवल का हमारे पास एज है। तो आफ्टर डेथ व्हाट विल हैपन? सपोज आपके पास कोई वुड है, ट्री था, वो डिकम्पोज हो गया, अल्टीमेटली यू हैव दिस वुड। तो अब यहाँ पे इनके अंदर जो भी कार्बन 14 था, इट विल गो कार्बन 14 डीके। कार्बन 14 डीके मतलब पहले कार्बन 14 बना, अब उसके बाद न्यूट्रॉन्स जो हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके दे विल लीव द एटम, वो जो हाई एनर्जी पार्टिकल जो बना था उसको लीव करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज बीटा डीके एंड दोबारा दे विल फॉर्म द नाइट्रोजन 14। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, तभी हमने बिल्कुल पहली जो डेफिनेशन देखी कि भाई कार्बन डेटिंग में करते क्या हैं, हाउ दिस एंटायर थिंग गोज, तो वहाँ पे हमने क्या बोला? इट डिपेंड्स अपॉन द डिके ऑफ रेडियो कार्बन टू नाइट्रोजन। रेडियो कार्बन नाइट्रोजन में किस रेट पे डिके हो रहा है, उसके बेसिस पे एज को एस्टिमेट किया जाता है। आई होप नाउ यू हैव अ आइडिया अबाउट हाउ कार्बन डेटिंग वर्क्स। फिलहाल आप इसे बहुत डिटेल में अपनी साइंस एंड टेक की क्लासेस में पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज़ दैट यू गाइज हैव एन आइडिया अबाउट इट, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ डन। अब हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। ये मान के चलते हैं हम कि जो कार्बन 14 है, जो रेडियो कार्बन है, इसकी हाफ लाइफ इज़ ऑफ 5730 ईयर्स ±40। तो मतलब अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी सेल में कार्बन 14 गया है एट एनी गिवन टाइम, तो उसको डिसइंटीग्रेट होने में, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होने में 5730 ईयर्स सक्सीडिंग लग सकते हैं ना। क्योंकि कार्बन 14 बहुत ही कांस्टेंट रेट पे डिके करता है, तो एक बार जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो कितना रेजिडुअल रेडियो कार्बन बचा है, उसकी मेजरमेंट करके हम उसकी एज फाइंड आउट करते हैं।
वाई वी यूज़ दिस टेक्निक, अब ये बहुत ही वर्सेटाइल टेक्निक है। जो भी फॉसिल्स हैं उनकी हम एज देख सकते हैं कि कब ये चीज़ हुई होगी। कोई आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन है उसे यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड बाय जियोलॉजिस्ट कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना है तो वो कब बना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉसिल फ्यूल्स को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स, all of them they use carbon dating method, and now this carbon dating method is set across with the Gyan Vapi mosque dispute, जहाँ पे जो remains बचे हैं उनकी carbon dating को लेकर issue notice किया गया है, right? So I hope this gives you a fair idea. Moving ahead, हमारा जो next article है ये health perspective से important है। It is about the hypertension जो हम देखते हैं, it's a very common lifestyle disease in India, जिसे डील करने के लिए we have India Hypertension Control Initiative. India Hypertension Control Initiative नेम ही बता रहा है कि इसका एम क्या है। Well, why are we discussing this? Because India has recently won the United Nations Award for the India's Hypertension Control Initiative. ये एक हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसमें 3.4 मिलियन हाइपरटेंसिव पीपल को आइडेंटिफाई किया गया है और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया के हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को अवार्ड दिया है। दिस एंटायर इनिशिएटिव बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अब अवार्ड मिल चुका है। क्या है ये इंडियाज़ हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव? लेट्स नो अबाउट इट। देखें, ये एक मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंक्लूडेड है, WHO इंडिया ब्रांच इंक्लूडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें एज अ पार्टनर हैं, क्योंकि इसका एम है कि इंडिया में स्पेशली वो लोग जो कि हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं उनके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी, WHO भी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च भी, इन सब के पार्टनरशिप के साथ ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 26 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था, लेकिन उसके बाद 2022 दिस ईयर इसे एक्सपैंड किया गया और इसको 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक लेकर जाया गया। एंड as we are saying that more than 2 million patients, they have started their treatment, and their treatment is being tracked as well कि क्या उनका BP कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट होती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ हम ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट और उसका कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास डाइवर्स हेल्थ सिस्टम है, वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, लेकिन ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को प्राइमरी केयर सेटिंग्स के अंदर भी सॉल्व किया जा सकता है। नाउ, इससे पहले कि इनिशिएटिव आता इंडियाज़ हाइपरटेंशन दिस कंट्रोल इनिशिएटिव, इससे पहले पेशेंट्स को हाई लेवल फैसिलिटीज़ तक पहुंचना पड़ता था। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे जाकर वो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करवाते थे पब्लिक सेक्टर के लिए। लेकिन अब क्योंकि इस इनिशिएटिव के अंदर प्राइमरी सेंटर्स को तवज्जो दी गई है कि उन्हें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, एंड नाउ फ्रॉम ओवर द 3 years सभी हेल्थ स्टाफ जो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के, उनको ट्रेन किया गया है दैट हाउ टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट for the hypertensive patients and how to do follow-up services of the hypertensive patients. So this is a big step. इससे हमारी primary health care में एक और perspective strong होता है कि अब primary health care हमारे इंडिया की hypertension जैसी इशू को भी solve कर सकती है। अब यहाँ पे जो अवार्ड था इसका देख लेते हैं। बेसिकली 2022 यूनाइटेड नेशंस का इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम था ऑन दी प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड्स। वो अवार्ड्स ही प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए दे रहे थे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO का स्पेशल प्रोग्राम था ऑन दी प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड्स। इसमें 18 ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं एंड they received the United Nations Interagency Task Force on the prevention and control of non-communicable diseases and WHO special program
ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। यूएन की ये जो हमने बोला ना इंटर एजेंसी टास्क फोर्स है, ये इंटर एजेंसी टास्क फोर्स किसके लिए है? दिस इज़ फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बोल देते हैं, जिसमें से हाइपरटेंशन एक है। और साथ ही में WHO का जो स्पेशल प्रोग्राम है प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, तो वो तो अपने आप इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज एज यू कैन सी कि जो इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ फोकसिंग ऑन डीलिंग विद हाइपरटेंशन एट द प्राइमरी लेवल। इस अवार्ड को 3 कैटेगरीज में दिया गया। मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ को अवार्ड दिए गए, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द एफर्ट, दोज हु हैव डन सम रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बियॉन्ड हेल्थ सेक्टर, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। और अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर है, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कोई फिलैंथ्रोफी है, उन सबको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर दीज 3 कैटेगरीज। एंड विनर्स को सेलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव कमिटमेंट, कि उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रिवेंशन और कंट्रोल को लेकर क्या काम किया है, मेंटल हेल्थ या फिर कोई और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ रिलेट करती है, अगर इनमें से किसी की भी प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए काम किया है तो इसके बेसिस पे विनर्स को सेलेक्ट किया जाता है। Nominations, they're specially encouraged for organizations working with children and young people, youth group, and especially those who work with minority communities. जो minority communities के ऊपर फोकस करते हैं, उनको भी यहाँ पे स्पेशली इनकरेज किया जाता है। And it basically encourages the action for maintaining their focus on non-communicable diseases, and especially those which are related to sustainable development goals, even as part of COVID-19 response. 2022 ये जो साल है, ये पहला ऐसा ईयर है कि यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड्स एंड हाउएवर जो टास्क फोर्स का जो है वो 5 सालों से आ रहा है हमारे पास, लेकिन ये जो पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पे सेल्फ नॉमिनेशन नहीं होता, सेलेक्ट किया जाता है और फिर अवार्ड दिया जाता है। और इंडिया के हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को इसी प्रोग्राम के अंडर अवार्ड दिया गया है, बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अगैन हमारा इशू हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट्स अबाउट रेबीज कंट्रोल एंड एनिमल वेलफेयर। नाउ रिसेंटली फिर से डॉग बाइट का जो इशू है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन और डॉग बाइट्स के जो केसेस हैं वो दोबारा पॉपअप हुए हैं, बिकॉज रिसेंटली अ 12-year-old गर्ल शी डाइड बिकॉज ऑफ अ डॉग बाइट इन केरला। तो जिसकी वजह से रेबीज़ कंट्रोल और एनिमल वेलफेयर, ये दोनों ही टॉपिक दोबारा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। रेबीज़ को अगर हम समझें तो अगर हम देखें कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो इट्स अ वायरल ट्रांसमिशन, इट्स अ वायरल डिजीज़। इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन में भी ये हो सकता है, वायरल ट्रांसमिशन हो सकता है इन केस ऑफ डॉग बाइट। एंड ये जो वायरस है, इट बेसिकली अटैक्स द ब्रेन एंड देयरफॉर रेबीज इज़ वेरी फेटल, एक बार अगर सिम्टम्स अपीयर हो जाए तो। ट्रीटमेंट के तौर पे कहीं पे डॉग बाइट हुआ है तो सबसे पहला हमारे पास इफेक्ट होता है कि टू वॉश द वुंड विथ सोप एंड देन टू गेट द वैक्सीन एंड टू अवॉइड द सिम्टम्स। इनसे सिम्टम्स अवॉइड हो सकते हैं एंड वी कैन सेव द लाइफ। अगर सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हमें मेडिकल केयर लेनी होगी। अब किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं हम द ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज फ्रॉम द डॉग्स? पहली चीज़ है, वी नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट। We need to learn the dog's body language. कब ऐसा लग रहा है कि dog is threatened and now it can bite? Because if there is no dog bite, there would be no rabies. Fertilities अगर हम देखें तो स्पेशली एशिया और अफ्रीका की जो पुअर रूरल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ रेबीज़। एंड डाटाज अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड अबाउट 1 death every year, it is every 9 minutes, about 1 death every 9 minutes. That is because of rabies. And 40% of the victims are children younger than 15 years of age. So if we can vaccinate the dogs, then we can definitely save human life.
रेबीज़ इज़ 100% प्रिवेंटेबल। हमें जो डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करवाना होगा। जो रेबीज़ की ट्रांसमिशन साइकिल है हमें उसे ब्रेक डाउन करना होगा। एंड फॉर दिस एवरी डॉग ओनर हैज़ टू बी कंसर्न दैट दे नीड टू वैक्सीनेट देयर डॉग। And it's a very time appropriate because 28 September it is celebrated as World Rabies Day, and now we are discussing about some facts about rabies. अब एनिमल वेलफेयर की बात की तो कुछ एक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब इसमें क्या किया गया है कि जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर कोई अननेसेसरी पेन ना हो, उनको कोई सफरिंग ना दी जाए, इसे प्रिवेंट किया गया है। And under this act, Animal Welfare Board was established, Animal Welfare Board of India. Act आता है 1960 में, Animal Welfare Board of India आता है 1962 में। तो अगर कोई भी unnecessary cruelty कर रहा है, suffering दे रहा है एनिमल को, they are punishable under this act. और इस एक्ट में एनिमल्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। इवन अगर किसी एनिमल के ऊपर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रहा है, इवन देन इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर दैट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। हालांकि बहुत 2017 में हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं टू दिस, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017. These were framed under this act only, Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. अब इस रूल्स में बेसिकली जो मजिस्ट्रेट हैं उनको अलाउ किया गया है टू forfeit the animal of any owner, to suffer the loss of something, non-compliance. Now it allows the magistrate to forfeit the animal of an owner to face trial under the act. एनिमल्स को उसके बाद इन्फर्मरीज में भेजा जाएगा, एनिमल शेल्टर्स में भेजा जाएगा, एंड इवन अथॉरिटीज कैन फर्दर गिव अप सच एन एनिमल फॉर अडॉप्शन एज वेल। तो ये एक नया क्लॉज यहाँ पे एंटर होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि एनिमल वेलफेयर लॉज के बेसिस पे बनी है और कंट्री के अंदर एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करती है। जैसा कि हमने कहा 1962 में इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स 1960। एंड जब हम देखते हैं तो ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, दिस वाज स्टार्टेड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ लेट श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल। शी इज़ नोन फॉर हर ह्यूमैनिटेरियनशिप एंड देयरफॉर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया was started under the stewardship of रुक्मणी देवी अरुणडेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एंड बेसिकली इंडिया में एनिमल वेलफेयर लॉज जो हैं वो फॉलो किए जाएं टू प्रोवाइड द ग्रांट्स टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सम एनिमल वेलफेयर इशूज। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जिनसे डील करता है। इस बोर्ड में 28 मेंबर्स हैं एंड द टर्म ऑफिस ऑफ द मेंबर इज ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का यहाँ पे पीरियड ऑफ टर्म रहता है। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है, एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर चेन्नई में है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।